बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं कैसर खान तनोली और आज हम लोग मौजूद हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब के साथ। उनसे बात करेंगे, खुसूसी नशिस्त है ये, और मुल्की सियासत के हवाले से बात होगी और बैनुल-अक़वामी अमूर भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ माजी पर भी नज़र डालेंगे और एजाज़ुल हक साहब से हमारी खुसूसी नशिस्त हम लोग कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ ज़्यादा जान सकें, क्योंकि माजी में इनका किरदार बहुत अहम रहा और जहाँ पे हम लोग एजाज़ुल हक साहब की बात करते हैं वहाँ पर एक बड़ा नाम आता है ज़ियाउल हक साहब का, जो कि सदर थे इस मुल्क के, आर्मी चीफ़ थे, और उस हवाले से भी बातचीत होगी। जिसमें मैंने पहले कहा कि माजी का भी जिक्र होगा। माजी का जिक्र किए बगैर ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। माजी को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, तभी कौमें जो हैं वो तरक्की भी करती हैं और सही सिमत में आगे भी बढ़ती हैं। एजाज़ुल हक साहब, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हालात व वाक़यात साजगार हैं, सब ठीक चल रहा है? हालात वाक़यात अब डिपेंड करता है कि आप डोमेस्टिक बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल बात कर रहे हैं। पहले डोमेस्टिक बात कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक हालात कुछ थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को रही है महंगाई, बेरोज़गारी के हवाले से, जो अभी भी उसी आम आदमी के लिए उसी सतह पर है। लेकिन ओवरऑल कुछ कुदरती तौर पे मैं समझता हूँ कि कोरोना जो है वो उसका कंपैरिजन किया जाए इंडिया से, बांग्लादेश से, तो यहाँ थोड़ा कम रहा। तो इसलिए वहाँ से जो डाइवर्ट होके ना ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आए हैं, उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बड़ा बूम आया है। मैंने असल में जो आपसे क्वेश्चन किया वो मुआशी एतबार से मैंने आपसे बाद में बात करनी है। मैंने हालात साजगार होने की बात की मुल्की सियासत के हवाले से, कि सियासी माहौल में आपको लगता है कि अब चीज़ें स्टेबल हो गई हैं? सियासी माहौल की तरफ सियासी माहौल की बात हुई है। पाकिस्तान सियासी माहौल के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो सियासी माहौल है उसमें ना तो हुकूमत सही चल रही है, ना अपोजिशन सही चल रही है, और उसकी वजह यह है कि अमूमन सियासी माहौल के अंदर आपको चंद एक चीज़ों पे कंसेंसस इवॉल्व करना पड़ता है, और वो कंसेंसस इवॉल्व होता है जब हुकूमत लीड करती है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कि जिस तरह APS का पर हमला हुआ पेशावर में, तो उसके बाद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI और सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियाँ जो अंदर पार्लियामेंट के थी, जो बाहर थी। वहाँ से एक कंसेंसस इवॉल्व हुआ, फिर उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई। मौजूदा सूरत हाल में बहुत से अहम इवेंट्स हुए जो हमें डोमेस्टिक सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कश्मीर का मसला फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो उसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने पिछले 70 साल 72 साल की सारी प्रेसिडेंस छोड़कर एक ऐसा कदम उठाया था जिस पे कि हमें एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत थी, लेकिन उस पर हमने कोई नेशनल कंसेंसस इवॉल्व नहीं किया। और 18वीं तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि मरकज़ जो है वो बेबस हो गया और सूबे जो हैं वो उनके पास इख्तियारात ज़्यादा उधर चले गए। लेकिन सूबे तो फिर भी रोते हैं। सूबे तो कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं, जो हमारे मामलात हैं, वफाक अब भी उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किए बैठा है, चीज़ें मुकम्मल तौर से हमारे हैंड ओवर नहीं हो सकी। वो सही बात मतलब सियासी तौर पर कर रहे हैं मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो बात है NFC अवार्ड के बारे में या दूसरी बातें जो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन के अंदर हैं, वो उनके कोई मुफादात मुश्तरका नहीं नज़र आ रहे, ना उनका नज़रियात जो है वो मुश्तरका नज़र आ रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि जी हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उस पर हमें एतराज़ात हैं, या ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम पसंद नहीं करते, या महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। वो आपने देखा एक PDM ने बड़ा एक हाइप क्रिएट की गई और उसके बाद एकदम ही वो ठुस हो गई, क्योंकि देख रहे थे, और मैंने ये बात की थी अपना ऑन रिकॉर्ड भी की थी पहले, कि देखना ये है कि कौन सी जमात जो है वो किसके कंधे पर रख कर बंदूक चलाती है और NRO कौन रिसीव करता है इसमें। तो हुआ ये कि फिर पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठा लिया उसका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर किसी ने अपने मफाद के लिए सब प्लान किया, हर कोई अपने मफाद के लिए आगे बढ़ रहा है। आप वफाकी वज़ीर भी रहे, आपने मुशर्रफ साहब के साथ भी काम किया, उनकी कैबिनेट में भी थे,
बाकी सियासी जमातों के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपकी बड़ी कुर्बतें थी, फिर आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि आप अपनी जमात बनाएं? मुस्लिम लीग ज़िया आपने क्यों बनाई? मतलब आपका भी कोई ज़ाती एजेंडा, आपका भी कोई ज़ाती नज़रिया, आपकी भी कोई ज़ाती कुछ चीज़ें थी? देखिए, जब तक आपका ज़ाती नज़रिया ना हो तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाब ही नहीं हो सकते। हमारी जमात तब बनी थी जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को छोड़कर चले गए थे, यानी कि सऊदी अरेबिया चले गए थे। तो उसके बाद हम बहुत सी मुस्लिम लीगें जो हैं वो इकट्ठी हुई, और उसमें एक मकसद उनको इकट्ठे करने का ये भी था कि बाद में तमाम मुस्लिम लीगें जब इकट्ठी हो जाएं तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ को भी दावत दी जाए पाकिस्तान आने के लिए। और आपको पता होगा मुशर्रफ साहब ने ये दावत उनको मजीद निज़ामी के ज़रिए भिजवाई थी, जिस पे कि वो फिर एक भाई तो तैयार हो गए थे आने के लिए, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये बात मानी नहीं थी, तो वो फिर रह गया। हम सारे इकट्ठे हो गए। अलग होने का मकसद ये था कि जमातों के अंदर जब डिक्टेशन आ जाए तो फिर आप आगे चल नहीं सकते। और जमहूरियत में मैं ये समझता हूँ कि हर किसी का हक़ है कि वो अपनी राय भी इस्तेमाल करे, और हर किसी का हक़ है कि वो किसी जमात के साथ रहे या अपनी जमात बना ले। 2002 में क्योंकि तय हुआ था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुस्लिम लीग काफ थी उस वक्त, लेकिन बाद में हमारा इख्तिलाफ हो गया और जो है वो इलेक्शन में धांधली एक किस्म की मैं समझता हूँ करवाई गई। तो वो फिर मैंने अपनी बिल्कुल ही अपनी पार्टी अलग बना ली। हालांकि वो कोर्ट तक मैं गया, हर तरफ से रुकवाने की कोशिश की गई। मतलब मुशर्रफ साहब का ज़माना था उस वक्त कि ये हमें छोड़ के ना जाए। फिर केस जो है वो कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में फिर वो जज साहब जो थे वहाँ पे, दो डबल बेंच था इधर रावलपिंडी हाई कोर्ट में, उन्होंने फिर ज़बरदस्ती उनको कह कर तो मुझे वो दिलवाया, सिंबल दिलवाया। इलेक्शन से 2 दिन हेलीकॉप्टर? पहले, 2 दिन, हाँ 2-3 दिन पहले की बात है। तो वो इलेक्शन बड़ी अफरा तफरी में लड़ा था। 3 दफ़ा मैं इस हल्के से लड़ा हूँ, नीचे दोनों MPA चले गए थे, तो मैं कामयाब नहीं हो सकता था। एक जगह से मुझे उन्होंने दावत दी हुई थी बावल नगर से, हालांकि मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं था बावल नगर से। वहाँ से जाके मैंने इलेक्शन लड़ा, 2.5 दिन मैं वहाँ गया, बाकी टाइम तो यहीं गुजारता रहा। तो अल्लाह ताला ने वहाँ से कामयाबी की। तो अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही है, वहाँ बावल नगर में है। पिंडी भी रहता यहाँ हूँ, तो इसलिए यहाँ भी हम कोशिश करते रहते हैं। तो आपका सियासी मुस्तकबिल तो क्या है? आपको लगता है कि मुस्लिम लीग ज़िया जो है वो इस मुल्क की सियासत में कोई अहम किरदार अदा कर सकेगी या कर रही है? देखिए, अपना किरदार हमने जब पार्लियामेंट में थे तो पार्लियामेंट के अंदर अदा किया। अगर हम हुकूमत के साथ थे तो हमने हुकूमत के साथ एज ए कोलिशन पार्टनर, पिछली हुकूमत थी जब 18 से पहले 13 से 18 तक, धरने वरने में भी हम उन्हीं के साथ खड़े रहे। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जब 5 साल तक हमने पूरा सपोर्ट दी PMLN को, तो एंड में फिर पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने या उनकी बेटी या किसी की ख्वाहिश से, यानी तय ये था मेरा और शहबाज शरीफ साहब का कि वो मेरे मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं करेंगे। तो फिर आखिरी मोमेंट पे उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया। धोखा देके? हैं जी, धोखा देके आप? धोखा तो खाली मुझे नहीं दिया, धोखा तो बहुत से लोगों को दिया होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो असूली तौर पर उन्होंने गलत किया था। अब मुझे दुख हुआ इस बात पे। सियासी चाल हो सकती है ना, सियासत है ये तो बड़ी बेरहम है, ये तो बड़ी बेरहम सियासत है, लेकिन इंसान किसी न किसी जगह थोड़ा सा रवादारी आ जाती है। माजी को याद करके, या जो जनरल साहब के उनके साथ ताल्लुक था, या क्या ताल्लुक था जनरल साहब का उनके साथ? हाँ, जनरल साहब के साथ उनका क्या ताल्लुक था? जनरल साहब के साथ उनको ताल्लुक था कि जनरल साहब उनको पसंद करते थे, उनको सियासत में लेकर आए। ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़ जब मुहिम चली 1986 में, पीर पगाड़ा ने और परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात वगैरह जो थे, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और तमाम दाने जो थे बोरी से गिरने शुरू हो गए। तो जनरल साहब ने कहा था मियां साहब और नून की सियासत का जो इस वक्त सर का जो ताज है ना, वो जनरल साहब का नाम है। वो कहते हैं कि वो आज भी उस पर बदनाम है, वो कोई उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो ये दाग किस तरह हटाएंगे, ये ताज को किस तरह हटाएंगे? वो दाग कई ऐसे लगते हैं जो अनमिट होते हैं, धुल नहीं सकते, अनमिट होते हैं, जो अनमिट होते हैं। उस वक्त तो उन्होंने कह दिया मेरी उम्र भी इसको लग जाए। उन्होंने इजाजुल हक को तो नहीं कहा कि मेरी उम्र इसको लग जाए। तो उम्र ऐसी लगी कि 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बन गए, और जनरल साहब ये कहने के कुछ अरसे बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। तो एक ताल्लुक़ रहा है, हमारा भी ताल्लुक़ रहा है। लेकिन देखें, सियासत के अंदर आपने कहा बड़ी बेरहम होती है, लेकिन शुरू से उनको एक साइकोलॉजिकल फेयर जिसको कहते हैं कि ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाएं। क्योंकि शुरू में तो आपको पता है ना कि मर्द मोमन मर्द हक के नारे भी सारी सियासत चल रही थी।
बल्कि 88, 90 और 93 का इलेक्शन इसी पे हुआ। उसके बाद फिर मियाँ साहब ने एक स्टांस जो अपना ऐसा तब्दील किया। जनरल अयूब आए, जनरल याया जालौक साहब का दौर, फिर मुशर्रफ साहब। इस बीच में हमने देखा कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी हुकूमतें बनाई, सियासी लोग, सियासी किरदार भी सामने आए। हर किसी ने यही समझा कि शायद उनके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इस मुल्क का पहिया जो आया उसने कहा कि मेरे बगैर नहीं चल सकता। अब भी ऐसे ही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बस मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हम लोग, आपको लगता है कि हमारी इस मुल्क की सियासत से, इस मुल्क की निज़ाम से निकलनी चाहिए या ये ठीक हैं? पिछले जो तो फौजी अदवार आए उसमें तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फौजी हुकूमतें थी। अयूब आप तो खान, बेहतर कर सकते हैं कमेंट उसके ऊपर, नहीं मैं आप वैसे बेहतर बता रहा हूँ ना सकते कि हैं वो तो कि मार्शल लॉ था ना, जमहूरियत तो थी नहीं। तो वो तो फिर डंडे के जोर पे होता है मार्शल लॉ के अंदर। तो वो तो जब तक चाहे वो रह सकते हैं, जब तक कि उनको कोई हटाए ना। अयूब खान साहब ने बड़े अरसे तक हुकूमत की, फिर बाद में अवाम जब सामने आई तो उन्होंने फौरी छोड़ दिया। जनरल ज़िया-उल-हक शहीद हो गए, जनरल मुशर्रफ जो है वो एंड में उनको हटा दिया गया। बल्कि मैंने उनको तजवीज़ दी थी कि अगर आप वर्दी उतार रहे तो आप बेहतर है घर चले जाएँ। उस वक्त उनकी समझ में ये बात मेरी नहीं आई थी। बाद में उनको इस बात का आयन के कातिल हैं ये लोग एहसास सारे। हुआ। जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, आयन को उन्होंने किल कर दिया। आइन का अब कौन सा कोई पासदारी की जा रही है आइन की, यानी कि आइन का किल मतलब ये है कि मार्शल लॉ होता ही मार हुआ आइन होता है। तो हालात जैसे पैदा हो जाते हैं वैसे हो जाता है। अयूब खान का मार्शल लॉ लगा जब मुल्क के अंदर सियासतदान बहुत कमज़ोर थे, उस वक्त उनको मौका मिल गया, ख़ुद उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया और फिर उनको हुकूमत उनके हवाले कर दी गई। जनरल ज़िया-उल-हक शहीद जिस वक्त आए, मुल्क के अंदर सिविल वॉर थी इस वक्त। तो वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे वो बिल्कुल ही 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा चुके थे। फ़ौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, 3 ब्रिगेडियर्स ने लाहौर में रिज़ाइन कर दिया। लेकिन ना पंजाब के अंदर लाहौर में, हैदराबाद में और कराची में तो मार्शल लॉ लगा हुआ था पहले से ही। तो बाकी टेक ओवर ही करने वाली बात रह गई थी ना। और ये सब झूठ है कि जी मुआहदा हो गया था, मुआहदा नहीं हुआ। बाद में गफूर साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपने बयान दिए। उस वक्त तो जो हालात थे उस हालात के मुताबिक हो गया। फिर आगे जिसने चल जो जो उस वक्त किया वो हालात को सामने रखते हुए किया और वो ठीक किया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जनरल साहब का जो था ना, उनका इरादा नहीं था कि मैं इतनी देर रहूँगा, जनरल ज़िया-उल-हक साहब की लेकिन बात करें। हालात ऐसे पैदा हो गए। कुछ इलेक्शन पोस्टपोन हुआ 1979 में। जब अफ़गानिस्तान के अंदर रूस दाखिल हो गया तो फिर एक डायनामिक्स ही चेंज हो गए थे। पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज हो गए थे, इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हो गए थे। और फिर मतलब उनको जब तक कि वो रूस वहाँ पे रहा और एक मुहिम चल रही थी, जो कि सारी दुनिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और सोवियत यूनियन को जब शिकस्त हुई तो वो फिर ऑटोमेटिकली उन्होंने उनको उस अरसे तक यहाँ पे मतलब कि रहना पड़ा। फिर भी उन्होंने 85 में इलेक्शंस करवाए, नॉन पार्टी इलेक्शंस थे। जुनैद साहब को हुकूमत दी। जुनैद साहब, मैं समझता हूँ 85 की असम्बली और आज की असम्बली को आप कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत मेच्योर असम्बली थी, छोटी सी अपोजिशन ने बहुत सी चीज़ें जो हैं तब्दील करवा दी थी। 18वीं तरमीम के अंदर से बहुत सी चीज़ें निकलवा दी थी। तो अब जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, अब ये कह रहे हैं कि अब की जो असम्बली मेच्योर नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जो जो वक्त गुजरेगा बुजुर्ग जो हैं वो निकलेंगे, जवान नौजवान की आदत आगे आएगी। तो ये तो सिलसिला पूरी दुनिया का ऐसे ही चलता है। कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ सोचें बदलेंगी, कुछ मामलात बदलेंगे, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 72-73 सालों में जिस चीज़ को बदलना था वो नहीं बदल सका। आज भी वही सब कुछ हो रहा है। आज भी यही कानों में बात सुनने को पड़ती है कि ये लोग कठपुतली हैं। तो ये कठपुतलीपन और ये सारा निज़ाम, आपको लगता है कि वक्त के साथ बदलना चाहिए था या बदल सकता है? मेच्योरिटी दिखाएं तो बदल सकता है। पिछली जिसने दिखाई वो लंदन चले गए। दो हुकूमत वो और तीसरी ये हुकूमत जो है 5-5 साल पूरे कर रहे हैं अपने, ठीक है कि नहीं? मतलब लेकिन रो तो रहे हैं ना, बेख्तियारे हैं कहते हैं, हमारे पास नहीं, इख्तियार कोई ना, ये ऑर्डर्स तो कहीं और से आते हैं। ये तो बेख्तियार है तो घर चले जाए। तो लंदन चले गए ना? नहीं, वो तो बेख्तियार नहीं थे ना, वो तो वैसे ही चले गए। उन्होंने आवाज़ बुलंद की इस निज़ाम के खिलाफ। है? उन्होंने इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कौन सी आवाज़? वो कहते हैं पहली दफ़ा मेरा बयानिया जो है वो मेरा ज़मीर अब नहीं मान रहा था मजीद इस चीज़ को, तो अब वो राइट डायरेक्शन पर थे। नहीं, कौन सा एक बयानिया मुझे बताया ना जो कि बयानिया मैं कह सकूं कि यार हाँ इस बयानी पे खड़े होना चाहिए। वो जो पिंडी की बात करते हैं, वो जो फौज की बात करते हैं, वो जो तो बाजवा साहब की बात करते हैं, वो जो निकाल रहे हैं ना। फैज़ हमीद की बात करते हैं, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, अपना बाहर जाकर तो इस किस्म की बात कर रहे हैं।
तो मुल्क में भी कर रहे थे ना, उनकी बेटी यहाँ पर है, मुल्क में भी कर रहे थे, नायब सदर है अपनी पार्टी के। क्या है, मरीम नवाज साहिबा नायब सदर है अपनी जमात की, वो यहाँ पर है कि भी ये बात कर रही है। वो दुखी है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, वो दुखी है इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें हुकूमत में नहीं आने दिया। उनको तकलीफ़ ये है कि हम हुकूमत में क्यों नहीं है, दूसरे हुकूमत के अंदर क्यों है। आपने कुछ रोज़ पहले एक बयान दिया कि मौजूदा हुकूमत के जो हैं वो जड़ें खोखली हो रही हैं। वो जड़ें खोखली करने वाले कौन लोग हैं? जड़ें खोखली नहीं हो रही, मैंने कहा कि अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो इनको आगे चलकर मसाइल पैदा होंगे इलेक्शंस के अंदर। आगे किधर चलना है? 3 साल तो गुजार चुके हैं। 3 साल गुजार चुके हैं, तो 3 साल में इन्होंने कोई ऐसी चीज़ डिलीवर नहीं की जिस पे मैं कह सकूं कि जी ये खान साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। महंगाई उधर ही है, बेरोज़गारी उधर ही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को आप देख लें कि किधर जा रही है। फिर खान साहब का अलमिया मुझे पता नहीं है कि जिन लोगों को ये लेकर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बाहर से मुसल्लत किए जाते हैं या अंदर से मुसल्लत किए जाते हैं। कोई फाइनेंस में आ जाता है, कोई गवर्नर बन के लग जाता है, तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ से। हर दौर में ऐसे ही हुआ, हमने देखा माजी में भी ऐसे ही होता रहा, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसे ही होता रहा कि प्राइम मिनिस्टर हमने इंपोर्ट किया, शौकत अजीज़ साहब को लेके आए, और हुकूमतों के अंदर भी हमने देखा हफीज़ शेख साहब पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना आए, शौकत तरीन साहब भी आए। तो ये लोग तो माजी में भी ऐसे ही चलाते रहे निज़ाम। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो गलत है, इस तरह नहीं चलाना चाहिए निज़ाम। तो निज़ाम पॉलिटिकल लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि मौजूदा निज़ाम के अंदर कहाँ खामी है और उनको सही कैसे किया जा सकता है। कौन करेगा सही? पॉलिटिशियंस करेंगे, और कौन करेगा? पॉलिटिशियंस तो पिछले 72-73 सालों में नहीं कर सके। नहीं कर नहीं सके तो उनकी कमज़ोरी है ना, नहीं कर सके। 2 तिहाई अक्सरियत मिली नवाज शरीफ साहब को, 2 तिहाई अक्सरियत मिली, ये तो आप कर सके कि आपने सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने की कोशिश कर दी, लेकिन मामलात को ठीक करने की कोशिश नहीं की। मुशर्रफ साहब की बात करें, मुशर्रफ साहब की बात करें, जहांगीर करामत की बात कर रहा हूँ, आसिफ नवाज़ की बात कर रहा हूँ, हर एक के साथ ही मतलब मामलात हुए ना इस किस्म के। इजाज़ साहब यहाँ से आपका साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज। मैं हूँ कैसर खान तनोली। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम में पाकिस्तान लाउंज। आज हम लोग मौजूद हैं एजाजुल हक साहब के साथ, जो कि सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के, और इनसे बातचीत हो रही है। एक तो मैंने आपसे सवाल भी किया कि आपको मुस्लिम लीग ज़िया बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपने वजाहत की कि जब आपकी सियासी जमातें आपके जिन जमातों के साथ आपकी वाबस्तगी हो डिलीवर ना कर रही हो तो आपको अपना रास्ता चुनना पड़ता है। इस टाइम जो इस मुल्क के हालात हैं, आपने उनका भी जिक्र किया कि पीडीएम ने अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम किया। पीडीएम में जो शामिल जमातें थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एएनपी और बाकी तकरीबन 8-9 और जमातें भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप अब क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इलेक्शन में फिर मज़ीद 2 साल हैं, 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, आप ख़ुद कहाँ पर खड़े हैं? आप अपना रास्ता किस तरफ लेंगे? आपकी जमात किधर खड़ी होगी और मुल्क किस तरफ जा रहा होगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत बड़ा खला है, और हम एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि PMLZ को थोड़ा सा फाल करें। उसके लिए मैं पिछले दिनों से बग़ैर तशहीर किए KPK और कुछ पंजाब और अब साउथ पंजाब की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अच्छे लोगों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने साथ मिलाने के लिए। दूसरा मेरी ये कोशिश है, तशहीर के तो कुछ नहीं हो सकता बगैर वो तशहीर का टाइम दिखता है, वो बिकता है। बात यह है, जब दिखना शुरू होगा तो बिकना भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर हमने दिखा के बेचना शुरू कर दिया तो टांगे खींचने वाले बहुत हैं इस मुल्क के अंदर। अच्छा, तो फिर वो जेलसी शुरू हो जाती है। फिर वो पिंडी की सपोर्ट तो नहीं ले रहे कोई है जी, पिंडी से तो सपोर्ट नहीं हासिल करना चाह रहे। पिंडी से सपोर्ट लेने की तो मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पिंडी से सपोर्ट कैसे ली जाती है। शायद कोई माजी के ताल्लुकात काम आ जाएं। नहीं, वो ताल्लुकात तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहे हमेशा। लेकिन सपोर्ट की कभी ना, अगर सपोर्ट ली होती तो मैं इलेक्शन तो ना हारता ना। 2008 में भी यही हुआ, मुशर्रफ साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की बनाने के लिए मुझे चौधरी शुजात को हरा दिया। इस दफ़ा भी शायद इन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हमें हरा दिया हो, तो वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हमारी जो छोटी जमातें हैं उनको इकट्ठा करें, जिसमें कि मुस्लिम लीग है पीर पगाड़ा साहब की, उनसे मेरी अगले हफ्ते तक
10 दिन तक वो तो मुलाकात बड़ी हुई। जमात है, वो तो बड़े लोग हैं सिंध में। जी जी, बड़े बड़े लोग हैं। और सिंध के अंदर मैंने बहुत से लोगों से रब्ता किया जो 2000, 5000, 4000 वोटर से हारे हुए हैं और अभी बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छी फैमिलीज़ हैं, वेल नोन फैमिलीज़ हैं, नाम है उनके साथ रब्ता हुआ है मेरा। अब उनसे मुलाकात करनी है जाकर। फिर हमारी ये कोशिश है कि जो छोटी जमातें हैं उनका एक मीटिंग बुलवा रहे हैं हम अगले हफ्ते। हो सकता है इस्लामाबाद में करें, हो सकता है कि लाहौर में करें। तो उनसे भी फिर हम ये देख रहे हैं कि कोई एक किस्म का कोई अलायंस सा बना के तो ये जो खला है इसको पुर करने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि इस तरह के चांसेस मौजूद हैं कि कुछ संजीदा लोग इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क में बेहतरी के लिए कोई इकदाम कर सकें? इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोग आप देखेंगे, ज़रा थोड़ा सा जब तशहीर शुरू होगी तो फिर आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद शामिल भी होंगे और इंशाल्लाह आगे की तरफ भी चलेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब बड़ा नाम है मुल्की सियासत का, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा थे। फिर उन्होंने जमात से अलहदगी इख्तियार की, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत से, 2 हलकों से लड़े। कौमी असम्बली का सीट वो हार गए, सूबाई असम्बली को वो जीते। महीना एक पहले वो चले गए असम्बली में, सूबाई असम्बली का ओथ लेने के लिए। क्यों उनको ज़रूरत पेश आई पिछले 3 साल बाद सूबाई असम्बली जाने की? देखिए, मेरे नज़दीक तो उनको ये हलफ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उनके नज़दीक भी उनको नहीं लेना चाहिए था, नहीं, लेकिन शायद उनको किसी ने कुछ रास्ता दिखाया, कोई गाइडलाइन दी कि नहीं ये दिस इज़ ने द राइट टाइम। किसी ने कोई रास्ता नहीं दिखाया। उनका हल्का मेरा हल्का मुश्तरका है। जो मेरा पहले हल्का होता था अब उनका हल्का है। और वहाँ के तकरीबन सब लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 3 दफ़ा यहाँ से इलेक्ट हुआ। ये हल्का जाए, हल्के के लोग थोड़ी कहेंगे कि आप ओथ लें, या उनके कहने पे थोड़ी ओथ लेंगे। वो मशवरा किया था ना हल्के के लोगों के साथ। उन्होंने कहा जी अगर आप नहीं लेंगे तो यहाँ से कोई और जीत जाएगा। आप अगर डिज़ोल्व हो गए, फ़र्ज़ करें आपकी सीट डिज़ोल्व हो जाती है, आप इलेक्शन लड़ने आएंगे तो लोग कहेंगे 3 साल से तुम वोट नहीं, उनकी लाइन आए हो। मतलब समझ आई ना आपको। और अगर किसी और को रास्ता दे देंगे तो फिर वो आपको लगता है कि ये बात इतनी सीधी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। मेरी आज ही मुलाकात हुई है बाय द वे, ये पता नहीं आप उनसे वो आए थे दुआ के लिए, चौधरी निसार अली खान और फिर हमारी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। अगले हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारी दोबारा भी मुलाकात होगी। तो चौधरी निसार मेच्योर सियासतदानों में है इस मुल्क के अंदर, जो मैं जिनको समझता हूँ कि मेच्योरिटी है जिनके अंदर, और जो करप्ट नहीं है। करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है जो, मतलब ऐसे लोग अगर सामने आएंगे और वो एक अपना किरदार अदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर मुस्बत। पाकिस्तान में डिक्टेटर डेमोक्रेसी है, कह सकते हैं आप, डिक्टेटर डेमोक्रेसी है, क्योंकि मरूसियत है। एक आदमी जो है वो पार्टी बनाता है फिर चिमट जाता है। रूसी तो मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है इसके अंदर। एक अच्छा क्रिकेटर है तो उसका बेटा भी अगर क्रिकेटर अच्छा होगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक अच्छा सियासतदान है तो उसका अगर बेटा उसकी बेटी अगर सियासत में आएंगे, वो सियासत करेंगे तो बुराई नहीं है। वली खान साहब ने एक दफ़ा कहा था, मैं कोट कर दूंगा, कहा अगर मेरे पास 240 करोड़ रुपए हो ना तो मैं पूरी असम्बली को खरीद लूँ। ये बाकी जितने आए हैं उन्हीं के उस पर बयान पे अमल दरामद करते हुए आए हैं कि इतना माल बना लो कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। ये कहाँ की बात है कि आप आए हैं तो आपका जो है वो अब फैमिली के अंदर ही सब कुछ रहना चाहिए। और जो सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी निसार साहब की एक नाराज़गी की वजह ये भी थी कि जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को तकरीबन PM हाउस हैंड ओवर कर दिया गया है, जो असेंबली में भी नहीं थे, जो डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हैं, जो बाकी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ये वजह थी इख्तिलाफात की कि पार्टी के अंदर उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो कि आप समझें कि जिनका पार्टी के लिए कुर्बानी दी हुई है या पार्टी के लिए काम किया उन्होंने। तो पार्टी के लिए कुर्बानी देने वालों को और पार्टी के अंदर सीनियर लोगों को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शायद खान अब्बासी साहब, बहुत अच्छी बात है, मैं तो समझता बहुत अच्छा हुआ ये। उनकी उनसे भी इख्तिलाफ तो था उनका कि मैं भी तो हो सकता था प्राइम मिनिस्टर, चौधरी निसार अली खान साहब का। चौधरी निसार अली खान का इस बात पे पता नहीं इख्तिलाफ था, क्योंकि उनका पहले ही इख्तिलाफ हो चुका था, छोड़ चुके थे वो। लेकिन बीच में बहुत सारी बातें थी। अगर चौधरी निसार छोड़ ना चुके होते तो चौधरी निसार प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई वो नहीं था, दो राय नहीं थी। लेकिन उनको बनाने के हक में नहीं थी बाकी जमात के लोग। नहीं, इस वक्त तो जब शायद खान अब्बासी साहब बने तो वन मैन शो है, किसी की बात नहीं सुनते। पार्टी के अंदर भी बहुत सारी मुखालफत थी उनकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इस वक्त एहसन इकबाल का भी चांस था, शायद खान अब्बासी का भी चांस था, ख्वाजा आसिफ का भी चांस था। तीनों का नाम कंसिडर हुआ और फिर शायद खान अब्बासी के नाम पे जो है वो लॉटरी निकली।
अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिशन के जो लोग हैं, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ देने के वो खुद उनकी ताकत भी नहीं है, क्योंकि उनके जो अपोजिशन के जो लोग हैं, अपोजिशन लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं नैब के शिकंजे पर हैं। किसी को FIA ने घेरा हुआ है, किसी को नैब ने घेरा हुआ है। नैब का जो किरदार है उसको किस नज़र से देखते हैं? नैब तो एक इस मुल्क का एक अच्छा इदारा मुशर्रफ साहब ने बनाया कि चलें रिकवरी होगी, इस मुल्क का जो पैसा है उसको रिकवर किया जाएगा, जो करप्ट लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इस वक्त जो किरदार है नैब का, उसको किस नज़र से देखते हैं कि नैब का जो रोल है वो सही है? देखिए, जब तक आप इसको एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करेंगे या दूसरों को अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, आपको लगता शुरू से इसकी इब्तदाई ऐसे की थी जब नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, तो सैफ उर रहमान साहब को, एहतसाब उर रहमान जिनको कहते थे, आपने देख लिया था कि क्या कर रहे थे वो लोग, किस तरह से उनकी कन्वर्सेशन जजों के साथ और सजाएं देने में किस तरह वो एक्टिव थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, शुरू में तो उन्होंने जनरल अमजद को लगाया और उन्होंने बड़ी सख्ती करने की कोशिश की और लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पॉलिटिकल वो बीच में आने शुरू हो गए, जिनसे एहतसाब शुरू किया था उन्हीं को हुकूमतों में ला के बैठा दिया फिर। तो फिर वो उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल हुआ। नैब आजकल भी और पहले भी जो इस्तेमाल होता रहा है वो इस्तेमाल होता रहा है क्लर्कों को पकड़ने के लिए, एक्सियन को पकड़ लिया, SDO को पकड़ लिया, उनसे रिकवरियाँ करते रहते हैं जो एसेट्स बियॉन्ड मीन। पॉलिटिशियंस के साथ तो बस दोस्ती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑपोजिशन को ही पकड़ रहे हैं। अलीम खान साहब के ऊपर भी केसेस बने, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, वो भी जेल गए, हुई उनकी। जमात के सीनियर रुकन हैं, वज़ीर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से। फिर क्या हुआ? जहांगीर तरीन साहब का भी केस चल रहा है, शुगर केस आपके सामने है, उसकी भी ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं, FIA के आला अफसरान तहकीकात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पे कोई गड़बड़ हो वहाँ पे तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि एक शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र है या प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर का वो सपोर्टर है, तो इसका मतलब उसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। मैंने ये शुगर के बारे में इतनी ज़्यादा तहकीकात नहीं की कि मैं आपको कह सकूं कि मसला क्या। मसला तो है ना कि कीमतें कैसे बढ़ी हैं और कहाँ तक पहुँच गई हैं, किस तरह से उनको गन्ने के पैसे नहीं दिए गए और क्या क्या मामलात होते रहे ना। तो ये खाली जहांगीर तरीन साहब तो नहीं है, इसमें तो बहुत से लोग हैं जो, और माफिया है ये मैं इस तरह नहीं कह रहा, ये इकनॉमिक माफिया है। आप जाएं पंजाब में शुगर के लिए अप्लाई करेंगे, मैं मिल लगाना चाहता हूँ, अगर आपको परमिशन मिल गई तो पैसे मैं दे दूँगा आपको लगाने के लिए। अच्छा, हाँ, नहीं देते क्यों? या प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की या उसके किसी करीबी अजीज़ की या उसके रिश्तेदारों की। सिंध में चले जाएँ तो जो जितनी मिलें लगी हुई थी वो सारी जरदारी साहब की, 13 या 17 हैं, और जो उनकी नहीं थी वो उन्होंने वैसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के ले ली उनसे। जो बड़े बड़े ग्रुप थे, बिजनेसमैन थे, उनको डरा डरू के उन्हें अपने हवाले कर ली। तो ये शुगर का इस मुल्क के अंदर ये बदकिस्मती हमारी ये है कि बिज़नेस को और सियासत को मतलब सियासत को इस्तेमाल किया जाता है बिज़नेस को इंटरेस्ट अपने पूरे करने के लिए। और बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेना नाम वो करोड़ों रुपए खर्चते हैं सेनेट में जाने के लिए, पार्लियामेंट में आने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले और हम पकड़े ना जाए बस। तो इस तरह के लोगों का एहतसाब नामुमकिन है, नहीं हो सकता। एहतसाब एक हाल में हो सकता है जब इसको, फिर भी मुझे, मैं गारंटी नहीं से बात कर सकता कि एहतसाब को और इलेक्शन कमीशन को और अकाउंटेबिलिटी को पार्लियामेंट से बालातर कर दिया जाए। जब आप और आपकी अपोजिशन मिल के किसी चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसको आप लगा रहे हो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा? आप अपने चीतों को ही लगाएंगे ना। माजी में देख लें, चाहे वो मुशर्रफ साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो उसके बाद जरदारी साहब थे, या अब जो है उन्होंने उन्हीं लोगों को लगाया हुआ जो उनके पसंदीदा थे। बाद में फिर उन्हीं से कहते हैं हमारे अब काबू में नहीं रहे। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने जुडिशल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो होना चाहिए, या तो जुडिशरी के हवाले कर दें, ठीक है। जुडिशरी के अंदर भी बहुत से फ्लॉज हैं। अभी रिसेंटली जो कुछ हम बहुत से नहीं देखिए, माजी में भी हम लोग देखते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे जजेस पे। कौन सा ऐसा इदारा है जिसके ऊपर इल्ज़ामात नहीं है या कुछ चीज़ें सामने नहीं आई?
और जुडिशरी के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अभी बिल्कुल माजी करीबी में आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ लीक हो गई। ये चीज़ें आप फिर कहाँ पर जाएँ इंसाफ के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए? तो फिर हमारी बदकिस्मती है ना फिर ये कि अगर फिर हम किसको ले आएँ? कोई भी मामला अगर ठीक नहीं रख सकते, किसको ले आएँ? कौन सा इदारा है, कौन वो लोग हैं जो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं? ये देखें जी, हमारा घोड़ा बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान जो है, सवार एक हमें अच्छा चाहिए जो एक मैं समझता वर्दी हूँ- में हो कि बगैर वर्दी के हो? नहीं वर्दी में तो होना का मैं नहीं कह सकता कि वर्दी में हो, बगैर वर्दी के होना चाहिए। नहीं, डिसिप्लिन होगा ना वो, बेहतर तरीके नहीं, से नहीं, उसको वो घुड़सवारी हुकूमतें आती नहीं- होगी। हुकूमतें नहीं चला सकते ना, मतलब चलानी भी नहीं चाहिए उनको। घुड़सवारी तो आती होगी क्योंकि घोड़सवारी तो हॉर्स लाज़मी राइडिंग आती करते है, हैं बहुत घोड़सवारी ज़्यादा। तो हर एक को आती है, अच्छा, और बेहतर घोड़सवारी करते रहे, मतलब अच्छे घोड़सवार हैं और जो उनका टेन्योर गुजरे वो बेहतर घोड़सवारी करते रहे। ज़ाहिर बात है, चाहे ट्रेनिंग में यूब खान का देख लें, चाहे ज़िया उल हक साहब का देख लें आप, ट्रेनिंग में महंगाई शामिल के है। हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, रूस के साथ हमारा जो मामलात हुए, रूस को शिकस्त हुई, न्यूक्लियर पाकिस्तान बना तो उसी अफगान जिहाद की वजह से बना, वरना तो कभी भी नहीं बनने देते हमें वो। तो डिलीवर तो हर कोई करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तरीका सही नहीं है। जमहूरियत को में मेच्योरिटी आनी चाहिए। और ये जो जमहूरियत का ये जो बच्चा है, ये आपको लगता है कि वक्त के साथ मेच्योर होगा, बड़ा होगा, या इसका गला घोट दिया जाएगा? नहीं, गला नहीं घोटता, मेरा नहीं ख्याल कि अब इंटरनेशनल माहौल ऐसा है कि इसका गला घोट दिया जाए। अब इसी तरह मामला चलेंगे। देखें, कोशिश ये करनी चाहिए कि कंसेंसस इवॉल्व करें, कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात के साथ आगे चलें, फिर बाद में ताकि माफ़िया ना मांगनी पड़े। किसको कह रहे हैं? जो भी पहले बातें करते हैं फिर बाद में माफ़िया मांगते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। इमरान खान साहब भी उस लिस्ट में लग जाएंगे कि निकल जाएंगे? इमरान खान साहब का जब वक्त आएगा तो फिर वो भी मेरा ख्याल है कि मुझे क्यों निकाला वाला मामला ना शुरू कर देंगे। लेकिन उनके पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह से उन्होंने वक्त अभी 3 साल गुजारे और जिस तरह से उनके ऊपर बार बार अपोजिशन की तरफ से दबाव, प्रेशर, और आम लोगों तक भी ये बात आती है सुनने में कि इनको सपोर्ट हासिल है, इनको मुकम्मल जो है ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हर तरह से इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तो कल मुस्तकबिल में वो इन चीज़ों को डिफेंड कर पाएंगे या फिर उगल देंगे सब कुछ? ये तो अब उस डिपेंड करता है ना, अब अंदर की बात उन्हीं को ही पता होगा। आप देखें ना, जो मिठाई खाता है उसे ही पता होता है कि कितनी मीठी है। मैं तो नहीं बता सकता कि इसमें कितनी चीनी है। लेकिन देखने वाला देख सकता है कि यार ये मिठाई बहुत अच्छी है, ये फलाने हलवाई ने बनाई इमरान है। खान साहब लकी है मेरे ख्याल में कि उसको कोई ऐसी अपोजिशन टकरी नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हुआ। तो पिछले 3 साल में तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आया। नहीं, अपोजिशन देखें, अपोजिशन ने उनको टफ टाइम नहीं दिया, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन उनकी इतनी मजबूत भी नहीं है। चाहे वो पंजाब ले लें, चाहे विफाक उठा के देख लें, ज़रा सा झटका लगा तो वो तो लड़खड़ा जाएंगे। दोनों जगह ही ऐसे है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि माजी के अंदर 30 लोग अगर या 40 लोग एक जमात के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, उसके अपने ही, और उसने कोई इतनी परवाह नहीं की उस बारे में, यानी कि वरना ये होता कि कोई और हुकूमत होती कि जहांगीर तरीन से कॉम्प्रोमाइज़ करें, फ़लाने से कॉम्प्रोमाइज़ करें, फ़लाने से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इस लिहाज से कम कम इमरान खान ने खड़ा तो रहे। अब बाद में जो चीज़ें बाहर निकलेंगी तो वो तो फिर निकलेंगी, जो निकलनी होगी वो जो उन्होंने बताना होगा वो बताएंगे। कोई इस दफ़ा कोई इतने साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए कि हम कह सकें यार कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रियासत की फ़ौज है या फ़ौज की रियासत है? ये आपने बड़ा अजीब व गरीब सवाल किया मुझसे। और फ़ौज रियासत की होती है हमेशा, और फ़ौज मतहत है रियासत के, हुकूमत के भी मतहत है। हुकूमत के पास इख्तियार है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाले, ये तो इख्तियार तो उनके पास है ना। लेकिन तरीक़ाकार अगर सही इस्तेमाल करें तो पहले आप किसी को लगाते हैं, फिर उसको हटाते हैं? नहीं, फिर हटाते नहीं है। फिर आप अगर वो आपके कोई बात आपके ख़िलाफ़ आ गई हो, आपने ख़ुद एक JIT बनवा दी और फिर आपने कहा जी ये फ़ौजियों ने मुझे निकलवाया, तो फिर आप उनको गालियाँ भी दें नाम ले लेके, तो ये मेरे ख्याल में कि हिटिंग बिलो द बेल्ट वाली बात है। इजाज़ुल हक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज, और हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब। सर, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ बैन अवी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, कश्मीर के अंदर माजी में जो कुछ रहा, मकबूजा कश्मीर के हालात आपके सामने कि वहाँ पर मोदी की तरफ से जुल्म है, बर्बरियत है, दहशतगर्दी है, और पिछले 72-73 सालों से ये हालात हैं, और अब कुछ ज़्यादा हो गया, कर्फ्यू है पिछले 2-2.5 साल से। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी है, चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, इलेक्शंस होते हैं, सारे मामलात बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल सके, हमारी बात ठीक तरीके से आगे नहीं पहुँच सकी, और हम लोग जो कुछ चाहते थे वो नहीं हो सका। कुछ कमज़ोरियाँ हमारी, मेरा ख्याल है कि जिस वजह से ये उनके एतराज़ात भी सही होंगे, और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ पे हमारी कमज़ोरियों से मुराद वहाँ की मुकामी क़यादत की बात करें कि पाकिस्तान की बात करें? नहीं, मैं पाकिस्तान को जो कुछ करना चाहिए था वहाँ डेवलपमेंट के हवाले से, पोटेंशियल बहुत है वहाँ पे, टूरिज़म के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से कुछ थोड़े बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन जो इंसेंटिव्स देने चाहिए थे वो नहीं दिए। फिर मिनरल्स बहुत है वहाँ पे जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो उस वजह से शायद लोगों को थोड़ा सा हो गया भाई वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या लोगों को मुश्किलात हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो। फिर बहुत से रेफ्यूजीज़ भी वहाँ पर मकबूजा कश्मीर से आए हुए थे जो अभी भी कैंपों में रह रहे हैं, जिनको मेरे ख्याल में हमें बेहतर वो देनी चाहिए थी, सपोर्ट देनी चाहिए थी। तो जो हालात इस वक्त हैं उसमें पाकिस्तान को, मैं ये शुरू से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान ने वो कश्मीर का मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ा जिस तरह लड़ना चाहिए, मकबूजा कश्मीर का भी और कश्मीर का भी, कि हर एम्बेसी के अंदर मैंने हर वज़ीर आज़म को ये बात मैं बावर करवाता रहूँ कि कश्मीर डेस्क होना चाहिए, हर डेस्क तो बना जगह देते पर हैं। हमें नहीं, मतलब उसकी तशहीर करनी चाहिए ना। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब ये पैलेट चले वो वानी की शहादत के बाद, बुरहान वानी की शहादत के बाद एक डेलीगेशन भेजा था बाहर, तो मैं लीड करके गया डेलीगेशन, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, बेल्जियम में गया, ब्रसल्स में, और जहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन है, बेल्जियम के स्पीकर से मिले, वहाँ पर मिले, तो ये मुझे देखने में मिला कि लोग वहाँ के जो थे उनको इल्म ही नहीं था। यानी हमारी एम्बेसीज़ वहाँ पे ये काम ही नहीं कर रही थी कि वो जाके लोगों को बताते हैं कि किस तरह से रियासती दहशतगर्दी हो रही है, क्या एट्रॉसिटीज़ कमिट की जा रही हैं, कितने लोगों की वहाँ पर शहादत हुई है, कितने लोग अंधे हो गए हैं पैलेट्स के साथ, कितने लोगों की जो है वो रीढ़ की हड्डियाँ बिल्कुल चलने फिरने से रह गए हैं, कितनों का वहाँ पे मतलब कि ज़्यादती कितनी हमारी बहनों के साथ हुई है वहाँ पर। जब मैंने वहाँ जाकर बताया, वो बेल्जियम का स्पीकर था, बेल्जियम की एम्बेसी का, पार्लियामेंट का, तो उसको मैंने तस्वीरें दिखाई, और जब मैं उससे गुफ्तगू कर रहा था तो वो साफ़ी था, माजी में वो किसी बड़े अखबार का साफ़ी रह चुका था, फिर इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट में आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तो इस चीज़ को उठाऊंगा, मुझे तो ये इल्म ही नहीं था। तो ये हमने वो मुकदमा जो है ना वो सही तरीके से नहीं लड़ा जाके, उस बारे में गुलबशन को हमने पकड़ लिया, वो मुकदमा हमने सही तरीके से नहीं लड़ा, हम मतलब कि वो डरते बढ़ते ही रहे इस मामले में। अगर यही मामला कहीं हिंदुस्तान के साथ हुआ होता, कोई हमारा वहाँ पकड़ा गया होता, तो उन्होंने पूरी दुनिया में इसकी तशहीर करनी थी, लॉबी करनी थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाना था लोगों को, जिस तरह भी हमें कभी टेररिज्म में डालते हैं, कभी FATF में डाल देते हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि हम करें। तो कश्मीर में अब आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी हुकूमत बनेगी वहाँ, वो उसके साथ यहाँ की हुकूमत जब तक तावन नहीं करेगी तो वो चल ही नहीं सकती। तो आपको लगता है कि हमें, पाकिस्तान की बात करूँ, कश्मीर वाले, कश्मीर कॉज पे, कश्मीर के मामलात पे सच बोलना चाहिए? हमने इससे पहले कुछ चीज़ों को बिल्कुल जो है ना ढके छुपे अल्फाज में बयान किया। जो हकीकत है उसके ऊपर आना चाहिए कि जो हो गया भारत वाली तरफ वो हमारी कमज़ोरी थी, और जो आगे है या जो होना है उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। वो उस वक्त जब था ये कि एक खालिस्तान की तहरीक चल रही थी, और पाकिस्तान का ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई सपोर्ट तो उनको थी। फिर वही लिस्टें जो हैं जाकर हिंदुस्तान को दे दी गई, और वही तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई वहाँ पे। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा है, हमारा वो मौक़िफ़ जो है उसमें कमज़ोर होता गया। अभी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया था कि जी
370 और 35A जो है वो हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है। ये फिर उन्होंने इसको मेरे ख्याल में रिवर्स मारी, यू टर्न लिया इस पर। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, हमारा उस पर एक क्लेम है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर हमें ये कहना, देखिए मुशर्रफ साहब ने भी एक गलती की थी आगरा में जाकर, और 4 नुकात लेके चले गए थे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से हट के था। तो पाकिस्तान का ये कहना कि ये उनका इंटरनल मैटर है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है उन लोगों पे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए। मसला कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का कोई हल मौजूद है आपकी नज़र में? इंशाल्लाह देखें, मुत्तहिदा की करारदादों को अगर हम लोग देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी बरादरी जो है इस पर इतनी संजीदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा तो मुसलमानों के किसी कॉज पे भी संजीदा नहीं है, वरना फ़लस्तीन का ये हाल ना होता, सीरिया का ये हाल ना होता, लीबिया का ये हाल ना होता। ईस्ट तिमोर जो है वो आज़ाद हो गया, और फ़लस्तीनी जो है वो आज आप देख रहे हैं कि वहाँ उनका क्या हाल है। तो इन पे रिलाय नहीं करना चाहिए। जहाँ कमज़ोरी है वो हम में, हम आपस में बिखरे हुए हैं, कोई OIC नहीं है, कोई उम्मत मुसलमा का आपस में इत्तेहाद नहीं है। हम कभी किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम ही गवाह बन जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि वो आइसोलेट हो जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ फिर मुहिम चल जाती है। तो इसी तरह कश्मीर का मुझे वो दिन भी याद है जब खाना काबा के अंदर फ़लस्तीन के लिए दुआ होती थी, कश्मीर के लिए भी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो गई क्योंकि हिंदुस्तान की लॉबिंग ज़्यादा हो गई वहाँ पर, और हम जो है वो पीछे हट गए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल में, अब तो ये इंडिजिनस है, जो लोग 2.5 साल खड़े हो गए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा उनको क्रेडिट जाता है, जो कि 2010 से लेकर अब तक खड़े हुए हैं, जब से ये 13-14 में हुआ था मेरे ख्याल में, ये जो बुरहान वानी का जी था, उसके बाद से अब तक जो खड़े हुए हैं, मैं तो बहुत क्रेडिट देता हूँ उनको कि इंडिजिनस से आप ये, और हिंदुस्तान को चने चबा दिए उन्होंने कि 10 लाख फ़ौज भेजने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सक रहे, वहाँ कर्फ्यू नहीं हटा सक रहे। कोई हल मौजूद है? मैंने आपसे पूछा, कोई हल मौजूद है? हम लोग कुछ कर सकते हैं इस हवाले से? हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमें उनको पूरी मॉरल सपोर्ट दें, उनको हर किस्म की सपोर्ट देनी चाहिए। बॉर्डर पे फौजें तो लगाई हैं, है जी, बॉर्डर पे फौजें तो लगाई हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नहीं, वो क्या बॉर्डर पे फौजें, हमारी उस तरह थोड़ी फौजें लगाने को जिहाद करना चाहिए, मैं समझता हूँ। ये तो ऐसी बात नहीं है कि बॉर्डर पे फौजें लगानी। मुझे तो लगता है कि कहीं समझौते ऐसे ना हो जाएं जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े। कोई ऐसा लग रहा है आपको कि समझौते हो गए हैं या होने जा रहे हैं? नहीं, लग तो नहीं रहा, लेकिन मैं जिस तरह से हिंदुस्तान के रवैये में तब्दीली आई, जिस तरह से हमने नए जारगन सुनने शुरू किए कि रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होनी चाहिए और रीजनल कनेक्टिविटी, ये सारी बातें जो हैं मतलब लोगों की तवज्जो तब्दील करने के लिए। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला होने को है। ख़ित्ते में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो एक चैलेंज नहीं हो सकता? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम ऐसे दो राय पे खड़े हैं कि यहाँ पर लीडरशिप अगर विजनरी नहीं होगी, लीडरशिप अगर सोचेगी नहीं, तो इतना हालात ख़राब होने को जा रहे हैं कि ना हमारे बस में रहेंगे ना किसी और के बस में रहेंगे। अमेरिका तो चला जाएगा, तो बहुत दूर से आया, उस वक्त भी चला गया था। इसीलिए जो ज़ियाउल हक शहीद ने बार बार मिन्नतें तक की, धमकाया तक अपने कैबिनेट को जाकर कि खुदारा जनीवा मुआहदा होने दो, ना करो, ताकि वहाँ पर एक फ्रेंडली हुकूमत बन जाए, यानी कि मुजाहिदीन की। और ये मजबूरी थी अमेरिका की और रूस की, लेकिन वो जल्दबाजी में थे। और फिर आपको ये पता नहीं इस बात का इल्म है कि नहीं, चले मैं उसका जिक्र भी नहीं करता, लेकिन जनोजे साहब को थोड़ी सी थपकी लगी थी अमेरिका से, तो उन्होंने फिर वो ना जनीवा अकॉर्ड कर दिया, अराउंड वो टेबल कॉन्फ्रेंस बुला ली और सियासतदानों को इकट्ठा कर लिया। उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ पर अभी तक खाना जंगी शुरू है। आज अमेरिका वहाँ से जा रहा है, उनके खदशात हैं, उन खदशात को दूर करना चाहिए। हमारे उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे उनके साथ इसलिए भी ताल्लुकात हैं कि उनकी शहादत की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम न्यूक्लियर बनकर बैठे हुए हैं। वरना दुनिया की किसी सुपर पावर ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर नहीं बनने देना था, लेकिन वो मजबूरी थी उनकी कि वो अफगान जहाज़ चल रहा था, तो हर साल पार्लियामेंट उनकी सेनेट और कांग्रेस कहते थे कि जनाब ये बम बना रहे हैं, और उनका जो प्रेसिडेंट होता था वो वेवर देता था
कि नहीं मैं वीटो करता हूँ इसको और गारंटी करता हूँ कि वो नहीं बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 84-85 में हम न्यूक्लियर हो गए थे, 86 में हमने पावर भी करवा दिया था उनको। आज जो उनके खदशात हैं उनको दूर करना चाहिए। और मैं ये आपको बात बता दूँ, आपने अफ़गानिस्तान की बात की है कि 80% इलाके पे उनका कब्ज़ा है, ठीक है कि नहीं। गवर्नेंस उनकी वहाँ पे चल रही है, बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, हो गए हैं। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ख़वातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ देने का कह रहे हैं। जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं जिनको ख़दशा था तालिबान से, वो अब कह रहे हैं हमने तालिबान के अंडर रहना है। अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस गुडविल को कैश करवाएं, ना कि हम हमारे ताल्लुकात वहाँ पर अच्छे हैं अब के नहीं है। हुकूमत के साथ तो अच्छे, नहीं हुकूमत की बात नहीं कर रहा। हाँ तालिबान के साथ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी सेटिंग है। मतलब अच्छे सेटिंग नहीं है, उनके दिलों में मोहब्बत बहुत है पाकिस्तान की। ये जो हमने 10-12 पिछले 15-16 साल देखे, इनमें बहुत सारे हालात बहुत ख़राब भी हुए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जिसका जिक्र आपने भी किया, कुछ इख्तिलाफ़ात भी हुए, कुछ सख्तियाँ भी देखने को मिली। उसके बावजूद अब आप ये समझते हैं कि इतनी चीज़ें होने के बाद भी हम लोग उन पे और वो हम पे एतबार कर सकते हैं? हम लोग तो उन पे एतबार कर सकते हैं, वो हम पे एतबार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उनको खदशात ज़रूर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनको खदशात हैं कि कहीं हम अमेरिका के प्रेशर के अंडर आके उनको अपने अड्डे ना दे दें उनको। सर ये मैं भी, मेरे ये सेकंड जिस क्वेश्चन पे ये कि था प्राइम मिनिस्टर ने कि तो प्राइम इनकार मिनिस्टर कर इमरान दिया। खान साहब ने बड़ा क्लियरली क्लियर कह दिया कट कर दिया कि अड्डे नहीं देंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये और कितना ख़तरनाक हो सकता है अमेरिका की तरफ से, अगर हम लोग उसको देखें? नहीं, अमेरिका की तरफ से क्या ख़तरनाक होना है, अमेरिका तो डराता है। अगर मुशर्रफ खड़ा हो जाता उस वक्त, तो हमने कौन सा कोई स्टोन एज में चले जाना था जो कह रहा था कि इधर यू आर विद अस और नॉट विद अस। क्या कर लेना था उन्होंने? अफगानिस्तान में क्या कर लिया? सारी दुनिया का असला वहाँ ले गए, 40 ममालिकों के साथ एक ISAF कोलिशन बना के वहाँ चले गए। पाकिस्तान को खंडर बनाने की बातें करते हैं। हाँ, वो खंडर, हमें उनको तो बना नहीं सके खंडर। चलो जो नुकसान कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन आखिर में तो भाग के ही जा रहे हैं ना वहाँ पे। तो हमें तो माशाल्लाह बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन मसाइल हैं, बेहतरीन। अगर आप में है दिल गुर्दा तो आप खड़े हो जाएं, तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? मतलब हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं वहाँ पर? हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ज़ाती राब्ते हैं उनके साथ। आपके ज़ाती राब्ते हैं? मेरा ज़ाती राब्ते हैं। मेरे पास अभी वो पिछले दिनों आए थे दुआ के लिए, बहुत सीनियर डेलीगेशन आया था उनका। हमने कोई 4-4.5 घंटे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, हमने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ उन्होंने चीज़ें बताई थी जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मैं अगले आने वाले दिनों में बताऊँगा। और ये हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा प्रेशर ना पड़ने दें हुकूमत के ऊपर जिससे कि ये किसी मामले में गड़बड़ करें। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, आबादी अफगानिस्तान की थी तकरीबन 1.5-2 करोड़ 1979 में, शायद इससे भी कम होगी, 1,25,00,000 थी। 30 लाख अफगानी रूस की वजह से यहाँ आ गए ऐसे, ठीक है, अनइक्विप्ड थे, उनके पास कोई असला नहीं था। फिर हमने चाहे असला दे के उनको वहाँ लड़ने के लिए भेजा होगा, लेकिन वो यहाँ बड़ा पीसफुली रहे, काम करते रहे, सारा मामला आज भी मौजूद है। हाँ, आज भी मौजूद है। अब वहाँ की आबादी जो है वो 3-4 गुना बड़ी हो चुकी है, अब 3-3.5 करोड़ है। उस रेशो से अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई गड़बड़ हो गई और आपस में लड़ाई छिड़ गई, उस रेशो से अब तकरीबन 1 करोड़ आदमी यहाँ पर आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो अब वो निहत्ते नहीं होंगे, अब उनके पास आर्म्स भी हैं, अब उनके पास जो बाकी चीज़ें भी हैं, तो फिर सारा फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। तो हमें चाहिए ये कि, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये लगा कि अगर हमारे मामलात वहाँ पर अच्छे हैं तो पाकिस्तान सेफ जोन में है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना एक दो राह पे खड़ा हुआ है। अगर फैसले सही हो गए तो हम बहुत सेफ जोन में हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो वज़ीर आज़म ने कहा था, और मैंने उसको फिर रिबट भी किया कि ये हम अपनी पुरानी जो पॉलिसी है ऑफ स्ट्रेटिजिक डेप्थ, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। गलतियाँ नहीं दोहराएंगे? नहीं, उन्होंने कहा स्ट्रेटिजिक डेप्थ जो हमारी थी, जिसकी कोई स्ट्रेटिजिक डेप्थ नहीं थी। आज तक कभी फ्रेंडली अफगानिस्तान हुआ है पाकिस्तान से? आप शुरू से देख लें, हमेशा प्रो इंडिया, प्रो सोवियत, कम्युनिस्ट, नॉन अलाइंड, और किसी 65, 71, 48 पहला मुल्क था जिसने कि पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में
जो शमूलियत थी उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। कभी भी हमारे हक़ में नहीं, सिवाय दाऊद के और तरक्की के ज़माने में 2 ऐसे वक्त आए थे, बड़े शॉर्ट पीरियड था। जब दाऊद पाकिस्तान आया उसको कत्ल कर दिया गया। तरक्की और जनरल साहब की ज़िया-उल-हक शहीद की मुलाकात हुई हवाना में, नॉन अलाइंड समिट में। उन्होंने कोई ट्रांजिट ट्रेड और बाकी चीज़ें तय की और उसको भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद से तो हमारी दुश्मन वहाँ पे बैठे रहे। ये पहली दफ़ा हुआ था कि ये तालिबान आए, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं रुकी। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसे मामलात पैदा करे कि आज मैं आपको ये बात बताने को जा रहा हूँ, ये हकीकत है कि हिंदुस्तान जो है अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के ज़रिए पूरी कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ मेरे राब्ते हो जाएं और मैं उनकी राइट साइड पे आ जाऊँ। हुकूमत पाकिस्तान के मौजूदा जो स्टांस है, जो प्राइम मिनिस्टर का है, फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कि किसी किस्म का कोऑर्डिनेट नहीं दे रहे। आपको लगता है कि दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं चीज़ें, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होंगी हुकूमती सतह पर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टैंड लिए प्राइम मिनिस्टर ने, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर है जो कि स्टैंड ले सकता है। तो सारा गंद जो है वो फ़ौज के ऊपर नहीं गिर रहा कि ये जो है वो, अगर फ़ौजी हुकूमत होती तो फिर फ़ौरन, जैसे कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में था, तो कोई पार्लियामेंट नहीं थी। अब ये कह सकते हैं जी कि पार्लियामेंट से हम पूछ के बताएंगे, पार्लियामेंट नहीं मान रही हमारी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकली भी और पाकिस्तान के मफाद में भी सही फैसला किया। एजाजुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आज खुसूसी वक्त दिया प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज के लिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा पाकिस्तान लाउंज। आज हमने बात की, खुसूसी नशिस्त थी हमारी एजाजुल हक साहब से, जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह भी हैं। मुल्की सियासत, नैब का रोल और अपोजिशन का जो किरदार है, इसके अलावा कश्मीर और बैनुल-अक़वामी हमने अफ़गानिस्तान को भी डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।